हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल से आवित अशोक। फ्रेंड्स, आज हम BRBL के मॉड्यूल डी में चैप्टर नंबर 28D करेंगे, जो कि है डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायर्स, कंस्ट्रक्टिव नोटिस एंड इंडोर मैनेजमेंट। ये तीन डॉक्ट्रिन है, यानी डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायर्स, डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस और डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। इन तीनों के बारे में हमें समझना है। चैप्टर नंबर 28 पूरा का पूरा आपका कंपनीज को डेडिकेटेड है। कंपनी क्या होती है, कंपनी की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, ठीक है। उसके बाद में डिफरेंट टाइप की कंपनियां कौन कौन सी होती हैं। फिर हमने जो है तीसरे लेक्चर में मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, इन सब के बारे में पढ़ा। और चौथे लेक्चर में हम ये तीन डॉक्ट्रिन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो आइए फ्रेंड्स स्टार्ट करेंगे। दीज थ्री डॉक्ट्रिन्स डील विद द डॉक्ट्रिन मतलब होता है रूल्स, रेगुलेशन, गाइडलाइंस टाइप का। ओके, डील विद द राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ द कंपनी विथ रिस्पेक्ट टू द मेंबर्स, एंगेज द मेंबर्स एंड ऑफ द कंपनी विद द आउटसाइडर्स। मतलब ये जो तीन डॉक्ट्रिन्स होते हैं ये बताते हैं क्या अधिकार क्या हैं, आपकी जिम्मेदारियां क्या क्या हैं मेंबर्स के प्रति, आपस में मेंबर्स की और बाहरी लोगों से। ज़्यादा लोड ना लीजिए, अभी सब समझेंगे तो की चीज़ें समझ में आएगी। अभी ये बड़ी कठिन लैंग्वेज लग रही होगी, पर जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे लैंग्वेज बहुत सरल हो जाएगी। तीन डॉक्ट्रिन हैं। पहला डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायर्स, दूसरा है डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस, तीसरा है डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। तो देखिए, डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायर्स को समझते हैं। जब कोई चीज़ ना आप अपने जो है पावर से बाहर जा कर के कर दो तो उसे हम कहते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायर्स। ओके, कैसे? जैसे समझिए, ठीक है, एक लड़का था भोला भाला सा। उसकी मदर ने उससे कहा कि ऐसा है, दुकान पर चले जाओ और ये लो 500 रुपये का नोट और तुम इसमें से 250 रुपये की चॉकलेट खरीद करके ले आओ, आज रक्षाबंधन है, ठीक है। लड़का गया जो है शॉपकीपर की दुकान पे और वहाँ पर जो है उसने बोला कि आप ऐसा करो कि मुझे जो है 250 रुपये का चॉकलेट दे दो, ठीक है। थोड़ी एक आधे मिनट बीते थे, तभी जो है वहाँ एक जो है क्यूट सी सुंदर सी जो है उस दुकानदार की बेटी आ गई। तो लड़के ने सोचा ना कि यार 250 रुपये का चॉकलेट लूँगा ना तो बड़ी बेइज्जती होगी। तो उसने मतलब भौकाल में आकर के उसने बोल दिया, अंकल ऐसा करो ना, आप 500 रुपये की चॉकलेट दो, मैं देखता हूँ। ठीक है, अंकल जी को क्या नुकसान है भाई, तुम 500 की चॉकलेट ले करके जाओ खुशी खुशी। चलो भाई, लड़के ने 500 रुपये की चॉकलेट खरीदी और ले जा करके अपनी मदर के पास पहुंचा और बोला कि मम्मा ये लीजिए चॉकलेट। तो बोली कि जो है 250 रुपये कहाँ है। मदर ने पूछा कि 250 रुपये कहाँ है। तो उसने कहा कि 250 रुपये की नहीं, 500 की चॉकलेट लाया हूँ, क्योंकि क्या है ना, हम लोग चॉकलेट ज़्यादा खाएंगे तो अच्छा रहेगा, जो भी गेस्ट आएंगे उन सबको खिलाएंगे। तो मदर ने कहा ये तो कोई बात नहीं हुई ना, हमने तुमको कितना कहा था, 250 रुपये के लिए कहा था और तुमने कितना खर्चा कर दिया, 500 रुपये। तो तुमने अपनी पावर से बाहर जा कर के खर्चा कर दिया है। ये जो खर्चा है ना, ये तुम्हारी पर्सनल जिम्मेदारी होगी, मेरी जिम्मेदारी नहीं है। जो तुम्हें जेब खर्चे मिलते हैं उसमें से 250 रुपये ला करके मुझे दो। डिड यू गेट द पॉइंट? अब मदर कंपनी है, जो यहाँ मदर है वो कंपनी है, जो यहाँ पर ये लड़का है ये डायरेक्टर्स वगैरह होते हैं। कौन होते हैं? डायरेक्टर्स वगैरह। अब सोचिए कि जैसे दूसरा केस कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से, कंपनी मैक्सिमम 500 करोड़ रुपए का लोन ले सकती है, ठीक है। डायरेक्टर साहब ने भाव में आकर के 700 करोड़ रुपए का लोन ले लिया। कितने का? 700 करोड़ का लोन ले लिया। कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के हिसाब से मैक्सिमम 500 करोड़ रुपए का लोन लिया जा सकता है। तो ऐसे में जो 200 करोड़ रुपए का ये अप डाउन हुआ, इसके लिए फ्रेंड्स कंपनी जिम्मेदार नहीं होगी। ध्यान दीजिएगा, कंपनी इज़ नॉट लायबल। आप कोर्ट चले जाइए, कचहरी चले जाइए, कंपनी की जिम्मेदारी नहीं होगी, उस डायरेक्टर की जिम्मेदारी होगी, उस व्यक्ति की जिम्मेदारी होगी जिसने उस कंपनी के बिहाफ पे ये टास्क किया हुआ है। दैट इज़ द डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायर्स। एग्जाम्पल समझ में आ गया होगा। अब उसी बात को घूम टहल के थोड़ा लंबे लेवल पर बात करेंगे। तो डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायर्स इज फंडामेंटल रूल फॉर कंपनी लॉ। कंपनी लॉ के लिए फंडामेंटल रूल होता है। इट स्टेट दैट ऑब्जेक्ट्स ऑफ ए कंपनी का जो भी ऑब्जेक्ट्स है, ऑब्जेक्टिव है, एज स्पेसिफाइड इन MOA, जैसा भी MOA में इसका ऑब्जेक्ट्स लिखा हुआ है, कैन बी डिपार्टेड फ्रॉम ओनली टू एक्सटेंड परमिटेड बाय द एक्ट। मतलब कह रहे हैं कि जो भी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में कंपनी का ऑब्जेक्ट या ऑब्जेक्टिव लिखा हुआ है, हम उसी के दायरे में रह करके ही काम कर सकते हैं, उससे बाहर नहीं जा सकते हैं। व्हेन अ कंपनी एक्सरसाइजेज इट्स पावर टू प्रमोट और रियलाइज एनी ऑफ इट्स ऑब्जेक्टिव स्टेटेड इन द MOA, इट इज़ इंट्रा वायर्स विद इन द पावर ऑफ कंपनी। समझ रहे हैं? जब भी कंपनी अपनी पावर को इस्तेमाल करती है, लेकिन
जो भी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में जो ऑब्जेक्टिव्स लिखे हुए हैं उसके दायरे में रह करके, तो ऐसे काम को हम इंट्रा वायर्स कहते हैं। क्या बोलते हैं? इंट्रा वायर्स। इंट्रा वायर्स मीन्स होता है विद इन द पावर ऑफ, और अल्ट्रा वायर्स क्या हो जाएगा? पावर के बाहर। ओके, तो इंट्रा वायर्स होगा। अगर जैसे कंपनी, मैंने आपको एग्जांपल दिया ही, कंपनी अगर बिस्किट बनाने के लिए बनी हुई है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के हिसाब से, तो अगर वो बिस्किट बनाती है तो वो उसका इंट्रा वायर्स काम है। लेकिन सोचो वो पानी की बोतलें बनाने लगे, अल्ट्रा वायर्स हो गया फ्रेंड्स। ओके, हाउ एवर एनी अदर एक्ट ऑफ द कंपनी विच इज आउटसाइड द स्कोप ऑफ ऑब्जेक्ट क्लॉज ऑफ द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन इज नोन एज अल्ट्रा वायर्स, यानी बियॉन्ड द पावर ऑफ कंपनी। डिड यू गेट द पॉइंट? तो अगर कोई और काम, यानी कि जो कंपनी अपने ऑब्जेक्ट क्लॉज होता है ना, हमने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन पढ़ा तो उसमें ऑब्जेक्ट क्लॉज की बात की थी। ऑब्जेक्ट क्लॉज में जो लिखा हुआ है कि कंपनी ये काम करने के लिए बनी हुई है, उसके बाहर जा कर के यदि कंपनी कोई भी काम करती है तो उसे हम अल्ट्रा वायर्स कहते हैं, यानी बियॉन्ड द पावर ऑफ कंपनी वाली सिचुएशन होती है। अल्ट्रा वायर टास्क होता है, कंपनी अपनी पावर से बाहर जा कर के काम कर रही है। कंपनी कैन नॉट सू ऑन अल्ट्रा वायर्स ट्रांजेक्शन। ध्यान रखिएगा, कंपनी अल्ट्रा वायर्स जो काम हुए हैं, यानी कि कंपनी ने अपनी पावर के बाहर अगर कोई काम कर दिया है तो उसके लिए किसी कोर्ट कचहरी में नहीं जा सकती है। ठीक उसी तरीके से फर्दर इट कैन नॉट बी सूड टू, ठीक इसी तरीके से कोई बाहरी व्यक्ति भी कंपनी के ऊपर भी मुकदमा नहीं कर सकता है अगर कंपनी ने अल्ट्रा वायर्स काम किया हुआ है। डिड यू गेट द पॉइंट? डिड यू गेट द पॉइंट? समझिए बात को। मतलब कहने का कि अल्ट्रा वायर ट्रांजेक्शन के लिए ना तो कंपनी बाहरी आदमी के ऊपर केस कर सकती है, ना ही बाहरी आदमी कंपनी के ऊपर केस कर सकता है। और आगे बढ़ते हैं, समझते हैं चीज़ों को। एक एग्जांपल है, मतलब किस वजह से ये जो अल्ट्रा वायर्स का जो रूल आया था वो कब से आया था, तो ये इस केस की वजह से आया जिसकी भी हम बात करेंगे। इन इंग्लिश लॉ फ्रॉम व्हिच इंडियन कंपनीज एक्ट इज ड्राइव्ड, तो हमारा जो इंडियन कंपनीज एक्ट है वो इंग्लिश लॉ से लिया गया है। ब्रिटिश का रूल था, उन्हीं से ही हमने अडॉप्ट किया हुआ है। द रूल ऑफ लॉ ऑन क्वेश्चन ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायर्स हैज़ बीन क्लियरली एंड इम्फेटिकली लेड डाउन बाई हाउस ऑफ लॉर्ड्स इन एसबरी रेलवे कैरिज एंड आयरन कंपनी वर्सेस रिची। मतलब ये एसबरी रेलवे कैरेज एंड आयरन कंपनी थी और एक रिची दूसरी कंपनी थी, इनके बीच में एक केस हुआ जिसकी वजह से ये बात एकदम क्लियर कही गई कि डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायर्स का मतलब क्या होता है। ओके, क्लियर लॉ स्टेट किया गया है। तो ये कहानी पढ़ ही लेते हैं, थोड़ा सा कहानी आप पढ़ोगे तो चीज़ें और क्लियर होती हैं, समझ में भी आता है। देखिए इसमें क्या था कि एसबरी कंपनी जो है इनकॉर्पोरेट की गई थी, उसका ऑब्जेक्टिव था टू मैन्युफैक्चर एंड सेल रेलवे कैरेज, यानी कि जो रेलवे की बोगी होती है, रेलवे के जो डिब्बे होते हैं उसको बनाना और बेचना, इसी पर्पज़ के लिए इस कंपनी को बनाया गया था। एंड टू एक्ट एज मैकेनिकल इंजीनियर एंड जनरल कॉन्ट्रैक्टर, और साथ ही साथ में वो मैकेनिकल इंजीनियर का और जनरल कॉन्ट्रैक्टर का रोल भी अदा कर सकती थी। कॉन्ट्रैक्टर के तौर पर काम कर सकती थी, मैकेनिकल इंजीनियर के तौर पर काम कर सकती थी, रेलवे के पार्ट मैन्युफैक्चर और सेल कर सकती थी। तो अब आपको देखिए, रेलवे के पार्ट बेचना मतलब बोगी बनाएगी बेचेगी, मैकेनिकल इंजीनियर मतलब मैकेनिकल इंजीनियरिंग वाला काम करेगी, जनरल कॉन्ट्रैक्टर का मतलब हुआ कोई चीज़ का कॉन्ट्रैक्ट लेगी, मतलब जैसे मैं ब्रिज बनाऊंगा या इस तरीके के कॉन्ट्रैक्ट हम ले सकते हैं, सड़क बनाने का कॉन्ट्रैक्ट ले सकते हैं, कॉन्ट्रैक्टर का काम कर सकते हैं। द डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी हैज़ कॉन्ट्रैक्टेड विथ रिची टू फाइनेंस द कंस्ट्रक्शन ऑफ रेलवे लाइन इन बेल्जियम। अब क्या हुआ कि जो डायरेक्टर्स थे कंपनी के, किस कंपनी के, ये एसबरी जो कंपनी थी, इसके डायरेक्टर ने क्या किया, रिची नाम की एक कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि वो एक रेलवे का ब्रिज, जो रेलवे लाइन बेल्जियम में बनी है, उसको फाइनेंस करेंगे। अब आप देखिए, बात कही गई कि ये मैकेनिकल इंजीनियर का काम कर सकते हैं, ये जनरल कॉन्ट्रैक्टर हो सकते हैं, ये रेलवे का जो है वो कैरेज जो है मैन्युफैक्चर और सेल कर सकते हैं, लेकिन कहीं पर फाइनेंस वगैरह लोन देने ऐसी कोई बात उनके जो है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में नहीं है। आप समझ रहे हैं? इन्होंने क्या किया, डायरेक्टर्स ने लोन दे दिया, फाइनेंस कर दिया कि कोई नहीं, तुम रेलवे लाइन बना रहे हो, बनाओ, हमारी तरफ से 500 करोड़ रुपए लेकर जाओ, हमें कोई दिक्कत नहीं है। ये वाली सिचुएशन इन्होंने कर दी। तो अब देखो, ये जो काम है ये अल्ट्रा वायर्स हो गया। आप ध्यान दीजिए इस बात को, ये जो टास्क है ये अल्ट्रा वायर्स हो गया, क्योंकि जो MOA है उसके हिसाब से आपने फॉलो नहीं किया, आप बियॉन्ड चले गए। सब्सिक्वेंटली बाद में क्या हुआ कि डायरेक्टर्स ने रिपुडिएट कर दिया द कॉन्ट्रैक्ट ऑन द ग्राउंड दैट इट वॉज अल्ट्रा वायर। बाद में डायरेक्टर्स ने मना कर दिया कि मतलब हम इस कॉन्ट्रैक्ट को मानेंगे ही नहीं, क्योंकि ये अल्ट्रा वायर्स है फॉर द कंपनी। एंड रिची बॉट एन एक्शन फॉर डैमेज ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो बाद में रिची ने क्या किया, कोर्ट में केस किया कि भैया इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच किया है, कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ा है। हाउस ऑफ द लॉर्ड्स, यानी कि वही हाउस ऑफ द लॉर्ड्स जैसे हमारे सुप्रीम कोर्ट, उसी तरीके उनके यहाँ हाउस ऑफ द लॉर्ड्स होता है। उन्होंने कहा कि कॉन्ट्रैक्ट वाज अल्ट्रा वायर्स
देयरफॉर नल एंड वाइड। जो कॉन्ट्रैक्ट था वो वाकई अल्ट्रा वायर्स था, कंपनी की पावर के बियॉन्ड था, इसलिए ये इमीडिएटली नल एंड वाइड हो जाता है। इसका कोई प्रभाव कंपनी के ऊपर कोई प्रभाव नहीं होगा। इट वाज लेड डाउन दैट द कंपनी केम इनटू एग्जिस्टेंस फॉर द अचीवमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव एज स्टेटेड इन द ऑब्जेक्टिव्स क्लॉज। ये बताया गया कि कंपनी किस लिए जो है अस्तित्व में आई थी, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्लॉज में जो बातें लिखी गई उसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए कंपनी बनाई गई थी। और ऑब्जेक्टिव क्या लिखा हुआ था, हम मैकेनिकल इंजीनियर का काम करेंगे, हम जनरल कॉन्ट्रैक्टर का काम करेंगे, हम रेलवे की कैरेक्टर्स को बनाएंगे और बेचेंगे। इन सब कामों के लिए आया गया था। लेकिन दीज ऑब्जेक्टिव अफर्मेटली स्टेट द एक्टिविटीज़ दैट कंपनी कैन अंडरटेक कैरी। मतलब ये जो ऑब्जेक्टिव है आपका यहाँ पर MOA में, यहाँ पर ऊपर में जो लिखा हुआ है फ्रेंड्स, ये क्लियरली बताता है कि कौन कौन सी एक्टिविटी कंपनी जो है कर सकती है। इट्स स्टेट्स निगेटिवली दैट नथिंग शैल बी डन बियॉन्ड द एम्बिट ऑफ द ऑब्जेक्टिव फॉर विच कंपनी इज स्टेब्लिश। और ये सीधे सीधे बताता है कि कोई भी ऐसा काम जो कंपनी के दायरे के बाहर हो, उसके जो है एम्बिट यानी कोई दायरे के बाहर हो, उसको नहीं किया जाना चाहिए। अब अगर दायरे के बाहर किया गया है, द टर्म जनरल कॉन्ट्रैक्ट वाज मीन टू रीड एज मेकिंग सच टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जनरली दैट आर कनेक्टेड विद द बिजनेस ऑफ मैकेनिकल इंजीनियर्स। अब यहाँ पर एक सवाल ये भी आया कि कॉन्ट्रैक्टर का काम करने के लिए तो आपने कहा था, ये देखिए यहाँ पर कहा गया है कि जनरल कॉन्ट्रैक्टर का काम करेंगे। तो जनरल कॉन्ट्रैक्टर के लिए भी इन्होंने सफाई दी कि भाई देखो, जनरल कॉन्ट्रैक्टर मतलब कॉन्ट्रैक्ट लेने से है ऐसा काम जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग, रेलवे के बोगी बनाने और इन सब से रिलेटेड, कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड था। ये नहीं कि तुम रेलवे का ब्रिज फाइनेंस करने लगो ये और ये सब करने लगो, उसके लिए ये नहीं बनाया गया था। दैट इज वाई हेंस इट वाज इंटायरली बियॉन्ड द पावर ऑफ कंपनी टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट इन विच दे आर फाइनेंसिंग द रेलवे लाइन। ओके, तो मतलब आप जो है अपनी कंपनी अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जा करके उन्होंने काम किया है। दैट्स वाई इट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। ओके, तो ये हो गई बात फ्रेंड्स, जो है देखो मेरे ख्याल से समझ में आई होगी कि हाँ डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायर्स क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पर फ्रेंड देखो हमने समझा 3 डॉक्ट्रिन की बात की, डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायर्स, कंस्ट्रक्टिव नोटिस, इंडोर मैनेजमेंट, जिसमें हमने पहले के बारे में डिटेल में डिस्कस किया। डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायर्स का मतलब होता है कोई ऐसे काम को करना जो कंपनी के पावर के बियॉन्ड हो। ठीक है, अगर कोई कंपनी जो है जिस पर्पज़ के लिए बनाई गई है उसके अंतर्गत ही रह करके, MOA में जो ऑब्जेक्टिव लिखे हैं उसके अंतर्गत रह करके कोई काम करती है तो उसे इंट्रा वायर्स कहते हैं, यानी विद इन द पावर ऑफ कहते हैं। ठीक है, और अगर कंपनी कोई काम अपने जो ऑब्जेक्टिव क्लॉज है उसका MOA में जो लिखा हुआ है उसके बाहर जाकर के, उसके बियॉन्ड जाकर के कोई काम करती है तो उसे अल्ट्रा वायर्स, यानी अल्ट्रा वायर्स शब्द के मतलब होते हैं बियॉन्ड द पावर, यानी अपनी पावर से बाहर जाकर के, जो मैंने चॉकलेट वाली स्टोरी आपको सुनाई थी। उसके बाद में अल्ट्रा वायर्स ट्रांजैक्शन के लिए कंपनी किसी के ऊपर मुकदमा नहीं कर सकती और ना ही कोई व्यक्ति कंपनी के ऊपर मुकदमा कर सकता है। इंग्लिश लॉ जिससे हमारा कंपनीज एक्ट, इंडियन कंपनीज एक्ट को लिया गया है, उसमें जब डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायर्स की बात आई थी तो वहाँ पर एकदम क्लियरली बताया गया था कि डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायर्स क्या है, हाउस ऑफ लॉर्ड्स के द्वारा, जैसे हमारे सुप्रीम कोर्ट उसी तरीके से। और ये हुआ था एसवेरी रेलवे कैरेज एंड आयरन कंपनी वर्सेस रिची के केस में। इसमें क्या हुआ था, एसवेरी जो कंपनी थी वो बनाई गई थी रेलवे के कैरेज को, यानी कि बोगी को बनाने और बेचने के लिए, साथ ही साथ मैकेनिकल इंजीनियर के तौर पर काम कर सकती थी और जनरल कॉन्ट्रैक्टर का भी काम कर सकती थी। लेकिन जनरल कॉन्ट्रैक्टर में ये नहीं कि कुछ भी करना शुरू कर दिया है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड या इस रेल ब्रिज वगैरह से रिलेटेड ही जनरल कॉन्ट्रैक्टर का काम कर सकती थी। ठीक है, डायरेक्टर्स जो थे कंपनी के, उन्होंने पहले रिची कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि वो बेल्जियम में जो एक रेलवे लाइन बन रही है उसका फाइनेंस देंगे। मतलब समझे आप, किस कंपनी के डायरेक्टर ने, इस एसवेरी कंपनी के डायरेक्टर्स ने कॉन्ट्रैक्ट कर दिया रिची कंपनी से कि चलो ठीक है हम तुम्हें पैसे देंगे, तुम बेल्जियम में बनाओ। बाद में इन्हीं डायरेक्टर ने ही मना कर दिया कि भैया ये तो काम जो है अल्ट्रा वायर्स है, बियॉन्ड पावर है। इसलिए रिची कंपनी ने क्या किया कि भाई अगर तुम फाइनेंस की बात हुई थी, तुम कॉन्ट्रैक्ट तोड़ रहे हो, तो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट था, तो वो कोर्ट में चले गए। कोर्ट में उन्होंने मतलब जो है जो भी जज वगैरह थे उन्होंने कहा कि नहीं ये कॉन्ट्रैक्ट अल्ट्रा वायर्स है, इसलिए नल एंड वाइड इसका कोई प्रभाव नहीं होगा। ठीक है, उन्होंने कहा कि कंपनी जिस उद्देश्य से बनाई गई थी उस उद्देश्य के अंतर्गत ही काम किया जा सकता है, उससे बाहर जा कर के नहीं किया जा सकता है। और मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में क्लियरली लिखा हुआ है कि किस उद्देश्य के लिए कंपनी को बनाया गया और कंपनी क्या क्या काम कर सकती है। और वहाँ पर ये बात क्लियर निगेटिवली लिखी गई है, स्टेट निगेटिवली, मतलब उसमें लिखा हुआ है कि हम अपने दायरे से बढ़ करके आगे जा करके कोई काम नहीं कर सकते हैं। जो जनरल कॉन्ट्रैक्टर टर्म है उसका मतलब ये होना चाहिए कि कॉन्ट्रैक्ट का काम तो हम करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट हम लेंगे, लेकिन वो भी मैकेनिकल इंजीनियर के बिजनेस वाला लेंगे। इसलिए ये जो काम किया गया था वो कंपनी के पावर के बियॉन्ड था। काम क्या था, लोन दे देना, फाइनेंस दे देना
फाइनेंस देना, फाइनेंस नहीं दे सकते हैं आप, क्योंकि आप जो है मैकेनिकल इंजीनियर बन सकते हैं, आप जो है जनरल कॉन्ट्रैक्ट ले सकते हैं, आप जो है रेलवे की बोगी सेल और मैन्युफैक्चर कर सकते हैं, लेकिन आप लोन नहीं प्रोवाइड कर सकते, फाइनेंस नहीं कर सकते। तो ये काम अल्ट्रा वायर्स था। अब देखिए इफेक्ट्स ऑफ अल्ट्रा वायर्स ट्रांजेक्शन। अगर मान लो अल्ट्रा वायर्स ट्रांजेक्शन हो गई हैं तो उनका प्रभाव क्या होता है। एन अल्ट्रा वायर्स ट्रांजेक्शन इज वाइड एफ इनिटो एंड देयरफॉर कैन नॉट बिकम इंट्रा वायर्स बाई रीजन ऑफ रेटिफिकेशन। मतलब कह रहे हैं कि एक जो अल्ट्रा वायर्स ट्रांजेक्शन होती है वो वाइड होती है, उसका कोई मतलब नहीं होता है, इसको हम इंट्रा वायर्स नहीं बना सकते किसी भी तरीके से, चाहे वोट करके, चाहे आपस में समर्थन दे करके, शेयर मीटिंग बुला करके, किसी भी तरीके से हम इसको रेटिफाई नहीं कर सकते, हम इसको मतलब सहमति नहीं दे सकते हैं इसको, ठीक है। तो यानी अल्ट्रा वायर्स ट्रांजेक्शन वाइड होती हैं, नील होती हैं, काम खत्म होता है। नो कंपनी कैन बी हेल्ड लायबल फॉर ऑब्लिगेशंस अराइजिंग आउट ऑफ सच कॉन्ट्रैक्ट। ध्यान रखिएगा, किसी भी कंपनी को जिम्मेदार नहीं माना जा सकता है इस तरीके के कॉन्ट्रैक्ट से जो भी लाइबिलिटी या ऑब्लिगेशन जो है अराइज होती हैं। इफ़ लेंडिंग डन बाई कंपनी इज अल्ट्रा वायर्स देन द कंपनी इज इंटाइटल टू रिकवर द मनी फ्रॉम डेटर्स बिकॉज डेटर कैन नॉट से द कंपनी हैड नो पावर टू लेंड। ठीक है, देखिए ये कह रहे हैं कि मान लो कंपनी ने पैसा दे दिया अल्ट्रा वायर्स में, यानी कि अपनी पावर के बियॉन्ड जा करके उसने पैसा दे दिया है, उसे पैसा नहीं देना चाहिए था, लेकिन उसके बावजूद उसने अल्ट्रा वायर्स जा करके पैसे दे दिए हैं, तो उस पैसे को रिकवर करने की जो है इंटाइटलमेंट रहता है। मतलब कंपनी अपना पैसा रिकवर कर सकती है। डेटर ये नहीं कह सकता है कि जो है कंपनी के पास में लेंड करने की कोई पावर नहीं थी, तुमने अल्ट्रा वायर्स जा करके ट्रांजेक्शन की है इसलिए हम तुम्हारा पैसा नहीं वापस करेंगे, ये पावर जनता के पास नहीं होती है। इफ़ द रेंडरिंग ऑफ पर्टिकुलर सर्विस बाई कंपनी इज अल्ट्रा वायर द कंपनी इज इंटाइटल टू रिकवर द चार्जेस फॉर सच सर्विसेज। अब कंपनी ने कोई सर्विस प्रोवाइड की है किसी दूसरी कंपनी को, किसी दूसरे व्यक्ति को, और वो जो सर्विस दी है वो अल्ट्रा वायर्स है, लेकिन उसके बावजूद ही कंपनी अपने चार्जेस रिकवर कर सकती है। कुल मिलाकर के यहाँ नुकसान नहीं होने दिया जाता है। कहने का मतलब ये है, कंपनी ने मान लो कि कंपनी सॉफ्टवेयर की थी, लेकिन उसने जो है मान लो पानी की बोतलें जो है सप्लाई कर दी हैं एक कंपनी को, ठीक है। अब कंपनी सॉफ्टवेयर की थी, पानी की बोतलें सप्लाई की है, तो काम अल्ट्रा वायर्स हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी अपना पैसा रिकवर कर सकते हैं क्योंकि उसने भाई सर्विस प्रोवाइड की हुई है। इफ़ द प्रॉपर्टी ऑफ कंपनी इज डिलीवर्ड टू एन आउटसाइडर थ्रू अल्ट्रा वायर्स एक्ट द कंपनी कैन गेट बैक प्रॉपर्टी इफ सच प्रॉपर्टी कैन बी ट्रेस्ड। ये बोल रहे हैं कि अब सोचो कि कंपनी की जो प्रॉपर्टी थी उसको किसी आउटसाइडर को दे दिया गया है, लेकिन वो भी एक अल्ट्रा वायर्स एक्ट है। मतलब कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में कहीं नहीं लिखा है कि हम अपनी मतलब जो है जो प्रॉपर्टी उसको किसी दूसरे को हम दे सकते हैं। इस उद्देश्य से कंपनी बनी ही नहीं है खरीद बेच के लिए। तो ऐसे में कंपनी उस अपने जो प्रॉपर्टी उसको वापस पा सकती है अगर उस प्रॉपर्टी को ट्रेस किया जा सके, उस कंपनी प्रॉपर्टी को ढूंढा जा सके। इसी तरीके से अल्ट्रा वायरस बारोइंग अगर कंपनी ने कर दी है तो उस केस में क्या होगा, एक कंपनी बारो मनी फ्रॉम लेंडर बियॉन्ड द लिमिट, जितनी लिमिट है 500 करोड़ रुपए की लिमिट है, लेकिन इसने 700 करोड़ रुपए की अगर मान लो बारोइंग कर ली है, से फॉर पर्पज ऑफ एन ऑब्जेक्टिव विच इज नॉट कवर्ड बाय द MOA और AOA, और जो पैसा लिया है वो MOA और AOA में जो उद्देश्य है उसमें से नहीं लिखा हुआ है। कंपनी जिस पर्पज से अपनी बिस्किट बनाने के लिए बनी हुई है, लेकिन हमने जो है लोन जो है स्कूल के बैग बनाने के लिए लिया है, तो सच बारोइंग वुड बी अल्ट्रा वायर्स एंड कंपनी मे नॉट बी हेल्ड टू बी लाइबल फॉर द सेम अनलेस द मनी हैज़ बीन यूज फॉर पर्पज ऑफ द कंपनी। तो ऐसी जो मतलब बारोइंग होगी वो अल्ट्रा वायर्स होगी और कंपनी इसके लिए जिम्मेदार नहीं होगी। केवल जिम्मेदार उस केस में होगी कि जो पैसा आपने लिया है उसको कंपनी के पर्पज से, कंपनी में ही किसी न किसी उद्देश्य से आपने यूज कर लिया है। हाउएवर लेंडर कैन ट्रेस द एसेट्स क्रिएटेड आउट ऑफ सच बारोइंग एंड कैन प्रोसीड अगेंस्ट दोज एसेट फॉर रिकवरी ऑफ द मनी ड्यू टू हिम। अब लेकिन मान लो जैसे 500 करोड़ रुपए का लोन लेना था, आपने 700 करोड़ रुपए का लोन ले लिया है अपनी पावर से जा करके बाहर, या मान लो कि जो है आपने 200 करोड़ रुपए का ही टोटल लोन लिया है, लेकिन जो लोन लिया है वो अल्ट्रा वायर्स लिया है। मतलब कहने का कि आप जिस पर्पज़ से ले सकते थे उस पर्पज़ से ना लेकर के किसी और पर्पज़ से अगर आपने लोन ले लिया है, तो उस केस में क्या होगा कि जिसने आपको लोन दिया, अब ये 200 करोड़ रुपए खर्चा करके जितने भी आपने एसेट बनाए हैं उन सब एसेट को वो ढूंढ करके, जो जिसने आपको 200 करोड़ लोन दिया है इन सभी एसेट्स को ढूंढेगा और उनको बेच करके आपके अपने पैसे वसूल सकता है। वही बोल रहे हैं कि अगर लेंडर जो है ट्रेस कर सकता है जो भी एसेट उसकी बारोइंग से, उसके द्वारा दिए गए पैसे से जो भी एसेट क्रिएट होंगे, यदि लेंडर उनको ट्रेस कर सकता है तो वो जो है उसको उन एसेट्स को बेच करके अपनी पैसे को रिकवर कर सकता है। इसे हम डॉक्ट्रिन ऑफ ट्रेसिंग बोलते हैं।
प्रॉपर्टी को ढूंढने का, ठीक है। डॉक्ट्रिन ऑफ ट्रेसिंग बोलते हैं विच इज़ वेल रिकॉग्नाइज्ड बाई फॉरेन कोर्ट्स एज वेल एज इंडियन कोर्ट्स। इन ये दोनों कोर्ट में इसे डॉक्ट्रिन ऑफ ट्रेसिंग को समझा जाता है। ट्रेसिंग का मतलब समझ रहे हैं ना कि जो लोन लिया बंदे ने 200 करोड़ रुपए का लोन लिया है, इस 200 करोड़ रुपए के लोन से जो भी एसेट क्रिएट हुए हैं, यदि उन एसेट्स को आप आइडेंटिफाई कर सको, आप पहचान सको, तो दैट इज डॉक्ट्रिन ऑफ ट्रेसिंग। ओके, अब इफेक्ट ऑफ अल्ट्रा वायर्स एक्वायर्ड प्रॉपर्टी। अब सोचिए आपने कोई प्रॉपर्टी एक्वायर कर ली है जो कि अल्ट्रा वायर्स है, यानी आपकी पावर के बियॉन्ड था। इफ़ कंपनीज मनी हैज़ बीन स्पेंट अल्ट्रा वायर्स इन परचेजिंग एनी प्रॉपर्टी, द कंपनी इज इंटाइटल्ड टू ओनरशिप ऑफ सच प्रॉपर्टी बिकॉज द एसेट थ्रू दो रॉन्गली क्रिएटेड एक्वायर्ड रिप्रेजेंट द कैपिटल ऑफ कंपनी। मतलब आप सोचिए कि अगर आपने अल्ट्रा वायर्स में कोई प्रॉपर्टी एक्वायर कर ली है तो उस कंपनी की मालिकाना हक उस पर रहता है। यही बोल रहे हैं कि अगर कंपनी का पैसा खर्चा करके, भले ही अल्ट्रा वायर्स खर्चा किया गया है, कोई प्रॉपर्टी खरीदी जाती है, तो जो कंपनी है आपकी, उसको उस प्रॉपर्टी की ओनरशिप मिलती है, क्योंकि ये जो एसेट है भले ही गलत तरीके से रॉन्गली एक्वायर किया गया है, लेकिन इसमें कंपनी की पूंजी लगी हुई है। पर्सनल लायबिलिटी ऑफ डायरेक्टर्स की बात करेंगे। If director of the company makes an ultra wires payment, he is personally liable to the company and he can be compelled to refund the money। वही बोला ना कि 500 रुपये के चॉकलेट लाने थे और तुम जो है 250 रुपये के चॉकलेट लाने, तो तुम 500 का खरीद लाए हो, तो मुझे नहीं मतलब है, मैं तुम्हें 250 रुपये से ऊपर नहीं वैलिड करती, बाकी का 250 रुपये तो मुझे लौटाओ। ये वही वाली सिचुएशन है कि अगर डायरेक्टर ने अल्ट्रा वायर्स पेमेंट कर दी है, 250 रुपये की चॉकलेट खरीद सकता था और वो 500 की चॉकलेट अगर खरीद कर ले आया है, तो इसके लिए वो पर्सनली जिम्मेदार है, वो डायरेक्टर जिम्मेदार होगा। कंपनी की जिम्मेदारी सिर्फ 250 रुपये की है, उससे आगे की जिम्मेदारी उसकी नहीं होगी, और ये पैसे उस डायरेक्टर से रिफंड भी करवाए जा सकते हैं। इन केस ऑफ डेलिबरेट मिसअप्रोप्रिएशन, क्रिमिनल एक्शन कैन आल्सो बी टेकन फॉर फ्रॉड। अगर मान लो ये ऐसा काम जानबूझ के डायरेक्टर ने किया है, तो उस केस में क्रिमिनल एक्शन उसके ऊपर लिया जाएगा, फ्रॉड के केस उसके ऊपर दायर कर दिए जा सकते हैं। ओके, ब्रीच ऑफ अथॉरिटी का भी कॉन्सेप्ट होता है। डायरेक्टर्स आर एजेंट ऑफ द कंपनी, हेंस मस्ट एक्ट विद इन द लिमिट ऑफ पावर ऑफ कंपनी। जो डायरेक्टर्स होते हैं वो कंपनी के एजेंट होते हैं, इसलिए उन्हें कंपनी की लिमिट में, जो कंपनी की पावर है उसके लिमिट में ही काम करना चाहिए डायरेक्टर्स को। इफ़ दे इंड्यूस, भले ही अनजाने में, मतलब अगर वो किसी व्यक्ति को इंड्यूस करते हैं, परिचय करवाते हैं, भले ही इनोसेंटली, मतलब उन्हें नहीं पता है, इफ़ दे इंड्यूस एन आउटसाइडर टू कॉन्ट्रैक्ट विद द कंपनी इन अ मैटर विच कंपनी डज नॉट हैव पावर टू एक्ट, दे विल बी पर्सनली लाइबल। कौन? ये जो डायरेक्टर्स हैं, टू सच ऑफ एन आउटसाइडर फॉर हिज लॉस प्रोवाइडेड दैट आउटसाइडर हैड नो नॉलेज ऑफ फैक्ट दैट एक्ट वाज अल्ट्रा वायर्स ऑफ द कंपनी। तो ये बोल रहे हैं कि डायरेक्टर्स जो होते हैं कंपनी के एजेंट होते हैं, इन्हें अपनी लिमिट में, कंपनी के लिमिट में रहकर काम करना चाहिए। अगर मान लो कोई कंपनी का डायरेक्टर है, वो किसी आउटसाइडर के साथ जो है कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है, ठीक है, और कॉन्ट्रैक्ट जो है वो कंपनी के पावर के बाहर का है, तो ऐसे में जिस डायरेक्टर ने जो है कॉन्ट्रैक्ट किया है वो पर्सनली जिम्मेदार होगा। जो भी लॉस उस व्यक्ति को होगा इस कॉन्ट्रैक्ट वजह से, जो आउटसाइडर है उसको जो भी लॉस होगा वो आउटसाइडर को, उसके लिए ये जो आपका डायरेक्टर है वो पर्सनली लाइबल होगा। नोट करने वाली बात यह है कि जो आउटसाइडर है उसको इस बात के बारे में आइडिया नहीं होना चाहिए कि जो ट्रांजैक्शन की जा रही है वो अल्ट्रा वायर्स है। अगर उस बाहरी व्यक्ति को पता है कि ये काम अल्ट्रा वायर्स हो रहा है, यानी कि कंपनी अपने बियॉन्ड जाके कर रही है, इस बात की नॉलेज होते हुए भी अगर वो कॉन्ट्रैक्ट करता है, तो उस केस में डायरेक्टर जिम्मेदार ना होकर के वो आउटसाइडर जिम्मेदार हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया फ्रेंड जो है कुछ और बातें कि इफेक्ट ऑफ अल्ट्रा वायर्स ट्रांजैक्शंस क्या क्या होती हैं। तो यहाँ पर हमने बात की कि जो अल्ट्रा वायर्स ट्रांजैक्शंस होती हैं वो आइड अब इनिटो होते हैं, मतलब कि वो ऑटोमेटिक वाइड हो जाती हैं। ठीक है, और इनको इंट्रा वायर्स यानी कि विद इन पावर नहीं बनाया सकता किसी भी तरीके से। ठीक है, किसी भी कंपनी को ऐसे कॉन्ट्रैक्ट के लिए लाइबल नहीं ठहराया जा सकता है। जो भी ऑब्लिगेशंस रेज होंगी उसके लिए लाइबल नहीं होंगी। ठीक है, अगर कंपनी ने कोई लेंडिंग करी हुई है जो कि अल्ट्रा वायर्स है, तो भाई कंपनी ने पैसे तो दे ही दिए हैं, है ना, भले ही अल्ट्रा वायर्स है, तो वो डेटर से जिसने पैसे लिए हुए हैं उससे अपना पैसा वापस ले सकते हैं। डेटर ये नहीं कह सकता है कि मतलब कंपनी को जो है पैसे देने की, लेंड करने की, यानी उधार देने की पावर नहीं थी, फिर भी उन्होंने उधार दिया है। अगर किसी कंपनी को कोई सर्विस प्रोवाइड की है, मान लो एक कंपनी ने दूसरी कंपनी को कोई सर्विस प्रोवाइड की है, भले ही वो सर्विस अल्ट्रा वायर्स है, लेकिन फिर भी अपने जो चार्जेस हैं उसको रिकवर करने की पावर उस कंपनी को होती है। अगर कंपनी की प्रॉपर्टी को किसी बाहरी को जो है जानबूझ करके डिलीवर कर दिया गया है, बाहरी आउटसाइडर को अल्ट्रा वायर्स एक्ट के तहत डिलीवर कर दिया गया है, तो कंपनी अपने उस मतलब जो है एसेट को
उस प्रॉपर्टी को वापस जो है एक्वायर कर सकती है अगर उस प्रॉपर्टी को ट्रेस किया जा सके। ओके, अगर अल्ट्रा वायर्स बारोइंग कर रखी है कंपनी के द्वारा, तो कंपनी मान लो पैसे बाहर बारो करती है, लेकिन अब जो भी उसके मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में जो ऑब्जेक्टिव लिखा है उससे बियॉन्ड जा करके, उसके अलावा किसी काम के लिए, तो उस तरीके की जो ये आपकी बारोइंग होती है उसे अल्ट्रा वायर्स कहते हैं। और कंपनी इस तरीके के जो है मतलब बारोइंग के लिए जिम्मेदार नहीं होती है अनटिल अनलेस कि वो जो पैसा है वो कंपनी के पर्पज़ से ही यूज किया गया हो। जैसे मतलब मान लो डायरेक्टर ने लोन लिया, ठीक है, अल्ट्रा वायर्स, और उसके बाद डायरेक्टर जो है पैसे लेकर भाग गया, तो कंपनी उस पैसे के लिए जिम्मेदार नहीं होगी, ठीक है। लेकिन डायरेक्टर ने पैसा लिया और उस पैसे को कंपनी में ही लगाया, भले ही अल्ट्रा वायर्स है पैसा, लेकिन मतलब लगाया कंपनी में ही है, तो उस केस में कंपनी जिम्मेदार होती है। लेकिन जो है अगर लेंडर जो ये पैसा आपने उधार लिया हुआ है, इस पैसे से जो भी एसेट आपके क्रिएट होते हैं, इन एसेट को यदि लेंडर ट्रेस कर पाता है, ढूंढ पाता है, तो उनको वो बेच करके अपने पैसे रिकवर कर सकता है। इसे जो है डॉक्ट्रिन ऑफ ट्रेसिंग कहा जाता है, और ये हमारे कोर्ट में और विदेश के कोर्ट में वेल एक्सेप्टेड लॉ है। अब अगर अल्ट्रा वायर्स प्रॉपर्टी कंपनी ने एक्वायर कर ली है, तो भले ही कंपनी ने अल्ट्रा वायर्स प्रॉपर्टी एक्वायर की है अपने रूल से बाहर जा करके, लेकिन प्रॉपर्टी जो है में कैपिटल लगा हुआ है, पूंजी कंपनी की लगी हुई है, इसलिए उसकी मालिकाना हक कंपनी के पास रहता है। पर्सनल लायबिलिटी डायरेक्टर्स की होती है। अगर डायरेक्टर कोई अल्ट्रा वायर्स पेमेंट करता है तो वो पर्सनली उसके लिए जिम्मेदार होगा, और उससे अगर ज़रूरत पड़े तो कंपनी रिफंड भी मांग सकती है। और अगर लगे कि जानबूझ के इसने ऐसा किया हुआ है तो उसके अगेंस्ट क्रिमिनल केसेस दायर किए जाएंगे फ्रॉड के। ओके, उसके बाद में ब्रीच ऑफ अथॉरिटी, डायरेक्टर्स की जो पावर होती है वो एजेंट की होती है, कंपनी के एजेंट के तौर पर डायरेक्टर काम करते हैं, इसलिए कंपनी की जो पावर है उसी के लिमिट में रहकर ही एजेंट यानी कि डायरेक्टर काम कर सकता है। अब अगर सोचो किसी बाहरी व्यक्ति के साथ में कोई डायरेक्टर जो है कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है कंपनी के मैटर से रिलेटेड, लेकिन उस मामले में जो कॉन्ट्रैक्ट है उसमें कंपनी की कोई पावर नहीं है, यानी कि अल्ट्रा वायर्स जो है कॉन्ट्रैक्ट किया गया है, तो इस केस में जो डायरेक्टर होगा पर्सनली जिम्मेदार होगा। जो भी लॉस उस आउटसाइडर को जो भी लॉस वगैरह होगा उस सब के लिए जिम्मेदार कौन होगा? पर्सनली लायबिलिटी किसकी बनेगी फ्रेंड्स हमारी? उसकी जिम्मेदारी बनेगी किसकी? ये जो डायरेक्टर है आपका, ठीक है। बशर्ते कि जो आउटसाइडर उसको ये नहीं पता होना चाहिए कि जो हम कॉन्ट्रैक्ट करने जा रहे हैं कंपनी के साथ वो अल्ट्रा वायर्स है। ओके, ये अगर जानकारी नहीं है तो डायरेक्टर जिम्मेदार माना जाएगा यहाँ पर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस की बात करेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए, एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप हो सके तो हमारे चैनल के बारे में शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ में। अपने बैंक का जो प्रमोशन मतलब जो ग्रुप है, जो अपने दोस्तों का ग्रुप है ना, अपने व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे कॉल करके जैसे भी हो अपने दोस्तों तक हमें पहुंचाएं, क्योंकि इतने ज़्यादा वो पैसे नहीं होते हैं कि मैं एडवर्टीजमेंट वगैरह जो है डाल पाऊँ जो बड़ी बड़ी कंपनियां करती हैं। तो बेहतर होगा कि अगर आप लोग मेरा सपोर्ट करें, क्योंकि कोशिश यही रहती है कि बेहतर से बेहतर कंटेंट आपके लिए लेकर के आऊँ। जो चीज़ें आपको लोग 5 मिनट में पढ़ाते हैं उसको पढ़ाने में मुझे 20 से 25 मिनट लग जाते हैं। लेकिन हाँ, ये एश्योर्ड रहिए कि मेरे पढ़ाने के बाद में आप चाहे CIB के एग्ज़ाम में बैठें, चाहे अपने बैंक के प्रमोशन के एग्ज़ाम में बैठेंगे, आप जो है मतलब अपनी विजय पताका फहराएंगे, ठीक है। जो मतलब ऑल इंडिया जो है सेकंड रैंकर जो है हमारी कोचिंग से आए हुए हैं, पश्चिम बंगाल के एक सर थे उन्होंने, है ना। उसके अलावा अपने जो है बैंक प्रमोशन के एग्ज़ाम में भी टॉपर्स वगैरह हमारी तरफ से कई सारे प्रोड्यूस हमने किए हुए हैं, तो बेहतर परफॉर्मेंस रही है। तो मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर हमारे ऐप के बारे में, हमारे चैनल के बारे में आप लोग शेयर कर सकें 2 मिनट का टाइम दे करके। जनरली अदर चैनल्स क्या करते हैं, 15 मिनट पढ़ाते हैं, 5 मिनट सिर्फ अपना कोर्स बेचते हैं। मैं वो सब नहीं करता हूँ। जब हम पढ़ाई की बात कर रहे होते हैं मैं दूसरी बातें नहीं करता हूँ, ना मुझे ये पसंद है और ना मैं ये करता हूँ, ठीक है। शेयर, सब्सक्राइब, लाइक करना वो आपकी मर्जी होती है, मैं पूरी तरह से फ्रीडम देता हूँ, पर बीच बीच में थोड़ी सी रिक्वेस्ट कर देने में कोई बुराई नहीं होती है। अब 2 मिनट आपने मेरी बात सुन ही ली है तो 1 मिनट और लगा करके इधर उधर जहाँ भी हो सके हमारे चैनल के बारे में प्लीज़ शेयर करें। थैंक यू सो मच, और सॉरी है आपका टाइम वेस्ट करने के लिए, ठीक है। तो डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस की हम यहाँ पर बात करेंगे। तो इसके लिए हम एक दूसरी कहानी देखेंगे, आपको मज़ा आएगा। देखिए, एक लड़का था जिसकी शादी की उम्र हो गई थी, तो उसके घर वालों ने कहा ऐसा है बेटा तुम अब कर लो शादी। तो उसने कहा हाँ ठीक है, शादी करेंगे, बिल्कुल करेंगे। तो उन्होंने कहा कि चलो ठीक है, वैसा करते हैं, एक तो जो है तुम्हारी दूर वाली मौसी ने एक रिश्ता बताया हुआ है, चलो चलते हैं। बोले ठीक है। लड़का जो है लड़की के घर पहुँच गया, ठीक है। घर में बैठे आराम से चाय पानी हुई, उसके बाद में घर वालों ने कहा कि ऐसा है कि ऐसा करते हैं कि लड़के लड़की को अकेला छोड़ देते हैं, लेट्स देम हैव चिट चैट, ठीक है। तो लड़के और लड़की को अकेला छोड़ दिया गया, बाकी सब लोग गायब हो लिए वहाँ से। अब लड़का लड़की जो है आपस में बात करने के लिए फ्री थे।
ताकि आपस में एक दूसरे को जान ले, 2-3 मिनट जो भी मिलते हैं। तो लड़के ने कुछ पूछा लड़की से, तो लड़की ने ऐसे मतलब शर्मा करके हंस दिया, ही या जो भी ऐसा है, मतलब ठीक है, उसने कुछ ऐसा जेस्चर दिया कि हाँ ठीक है, जैसे लगा कि जो भी कुछ पूछे लड़का, आप कहाँ तक पढ़ी हैं, तो वो हंसने लगे, कुछ और कहे ऐसे कर दे, ऐसा करके, बस इससे ज़्यादा उसने कुछ बोला नहीं। तो लड़के को ये लगा, ही एज्यूम्ड कि मतलब मेरे ख्याल से ना ये लड़की जो है बहुत ज़्यादा शर्मा रही है, इस वजह से कुछ बोल नहीं रही है, चलो ठीक है। लेकिन लड़की देखने में ठीक ठाक है, सुंदर है, अच्छी लगी, सब कुछ ठीक लगा, घर परिवार अच्छा लगा, तो ही सेड ओके, ही सेड यस। तो लड़के ने हाँ कर दी, लड़की ने भी हाँ कर दी, चलो ठीक है, दोनों तरफ से रजामंदी हो गई। नाउ दे गॉट मैरिड, ठीक है, अब शादी हो गई। आफ्टर दैट जो है लड़की लड़के के घर आ गई, ठीक है। जब घर आ गई तो घर वाले भी कुछ पूछ रहे हैं उससे, या फिर कोई रिश्तेदार नातेदार कुछ भी पूछ रहा है, तो उसके जवाब वही है अगेन, वो या तो हंस दे रही है या तो फिर कर दे रही है। तो लड़के का दिमाग ठनका कि ये क्या हो रहा है। तो उसने पूछा मतलब उस लड़की से, तो उसने फिर इशारे से बताया, मतलब कि जो वो नहीं लैंग्वेज से, कि मैं बोल नहीं सकती। तो उन्होंने अपने ससुराल फ़ोन किया जो है कि ये आपने क्या कर दिया मेरे साथ में। तो बोले कि हमने क्या कर दिया। तो बोले कि अरे आपकी लड़की बोल नहीं पाती, आपने बताया नहीं। तो उन्होंने बोला बेटा तुमको मियाँ बीबी को छोड़ा तो था हमने, जो है तुम आराम से बैठ करके 5-10 मिनट बतियाओ आराम से, तुमने बातचीत करी थी, सब कुछ देखा था, सब कुछ देखने के बाद ही तो हाँ किया था। तो अब हम कैसे जिम्मेदार हो गए इस चीज़ के लिए। लड़का सर पकड़ करके बैठ गया, क्योंकि उसने एज्यूम कर लिया था कि लड़की शर्मा रही है, बस। दिस इज डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस। आपको एज्यूम करके नहीं चलना है, मतलब समझे आपको, मतलब आपको जांच परख लेना है कुल मिला करके। इसका मतलब ये होता है, देखो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन कंपनी के पब्लिक डॉक्यूमेंट होते हैं। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब यह है कि ये या तो उनकी वेबसाइट पर मिल जाएंगी, आप मांगोगे तो दे देंगे। आप अगर कंपनी के साथ डील कर रहे हो, तो अगर आप मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन देखो या ना देखो, हमेशा ये माना जाएगा कि आपने इन दोनों डॉक्यूमेंट्स को पढ़ लिया है और उसी के अकॉर्डिंग ही कंपनी के साथ आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो। ये एज्यूम कर ही लिया जाता है। दैट इज डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस। ये किस लिए होता है, ये कंपनी को बाहरियों से बचाता है। किसको, कंपनी को बाहरी लोगों से बचाता है, आउटसाइडर से। मतलब कहने का कि कंपनी ने कोई डीलिंग करी है आउटसाइडर के साथ में, बाद में आउटसाइडर बोलता है नहीं ये तो आपने बताया ही नहीं, तो कंपनी तुरंत बोलेगी हे प्रभु, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन दोनों आपके सामने हैं, आपने पढ़ा भी है, नहीं भी पढ़ा है तो हम मान रहे हैं कि आपने पढ़ा है, इसलिए हम जिम्मेदार नहीं होंगे। ओके, तो ये है डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस। एज्यूम कर ही लिया जाएगा। आपने 2 मिनट बैठ करके कमरे में, 3 मिनट बैठ करके अपनी होने वाली वाइफ से बात कर ली, तो ये एज्यूम कर लिया जाएगा कि आपने सब कुछ जान लिया है। भले आप जान पाएँ या इस्माइल पर ही फुर्सत हो जाए, वो आपकी मर्जी है, लेकिन हम ये एज्यूम करके चलेंगे कि आपने लड़की को अच्छे से जाँचा परखा है और तब आपने हाँ करी हुई है। ओके, बस यही है डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस। आई बिलीव मज़ा आ रहा होगा। ये वाला टॉपिक थोड़ा सा अच्छा भी है, ठीक है। डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस, व्हाट इज मीन्ड बाई कंस्ट्रक्टिव नोटिस ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। तो वही है MOA और AOA ऑफ अ कंपनी आर रजिस्टर्ड विद द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन। तो ये बोल रहे हैं कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन कंपनी का रजिस्टर्ड होता है किसके साथ, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के साथ, जब भी कंपनी बनती है, इनकॉर्पोरेट होती है। एज द ऑफिस ऑफ द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी इज अ पब्लिक ऑफिस, क्योंकि कंपनी रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी का जो ऑफिस होता है वो एक पब्लिक ऑफिस है, इसलिए MOA और AOA दोनों पब्लिक डॉक्यूमेंट हो जाते हैं, पब्लिक डॉक्यूमेंट माने जाते हैं। हेंस एक्ट एक्सप्रेसली गारंटीज द राइट ऑफ इंस्पेक्शन ऑफ दीज डॉक्यूमेंट टू ऑल। इसलिए जो एक्ट है, कंपनीज एक्ट है, वो आपको गारंटी देता है कि आप इन डॉक्यूमेंट को इंस्पेक्ट कर सकते हैं, देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। ओके, इट इज़ देयरफॉर द ड्यूटी ऑफ एवरी पर्सन। इसलिए ये जिम्मेदारी होती है, ये ड्यूटी होती है हर व्यक्ति की, हु डील्स विद अ कंपनी टू इंस्पेक्ट विद इट्स पब्लिक डॉक्यूमेंट। तो ऐसे में कंपनी की जिम्मेदारी होती है कि जो भी इस कंपनी के साथ डील करे वो इन पब्लिक डॉक्यूमेंट्स को इंस्पेक्ट कर ले, देख ले, पढ़ ले, समझ ले। दैट इज इट्स MOA एंड AOA, यानी कि MOA और AOA दोनों डॉक्यूमेंट्स को आप इंस्पेक्ट कर लीजिए, देख लीजिए। एंड मेक श्योर दैट हिज कॉन्ट्रैक्ट इज इन अकॉर्डेंस विद देयर प्रोविजन। और ये मेक श्योर करिए कि जो आप कॉन्ट्रैक्ट कंपनी के साथ करने जा रहे हो वो इस कंपनी के MOA और AOA से मैच करता है। जैसे एक बार मैं लखनऊ में जो है कार लेकर जा रहा था, ठीक है, सीरियसली वहाँ कहीं कुछ लिखा नहीं है कि ये 1 वे है, मैं गलती से जो है उस तरफ मुड़ गया, भगवान 2000 रुपये चले गए। तो ये चीज़ है। अब यहाँ क्या है, एजम्पशन है
भले ही वहाँ हो सकता है जब वन वे डिक्लेयर हुआ होगा आज से 2-4-6 साल पहले, वहाँ बोर्ड लगा रहा होगा, धीरे धीरे बोर्ड जो है सलगड़ के ख़त्म हो गया। लेकिन अब मुझे पता हो जाना चाहिए, मुझे ये बात पता होनी चाहिए कि अगर मैं यहाँ मुड़ रहा हूँ तो ये वन वे। तुरंत ही पुलिस वालों ने रोका। मैंने बोला सर कि कोई बोर्ड वगैरह तो है नहीं। बोले कि इससे क्या होता है, आप देख नहीं रहे हैं कोई और नहीं आ रहा है, आप ही अकेले जो है। मैंने कहा सॉरी ठीक है। फिर उसके बाद चालान कटवाया और जो है आराम से घर चला आया। तो वही बोल रहे हैं कि भैया जो है खुद अपनी तैयारी कर लो, वरना जो है डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस आपको परेशान करके रख देगा। हाउएवर वेदर अ पर्सन हैज़ एक्चुअली रीड देम आर नॉट, ही शैल बी इन सेम पोजीशन एज इफ़ ही हैज़ रीड देम। यही बोल रहे हैं कि किसी व्यक्ति ने MOA और AOA पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, दोनों के लिए एक ही स्थिति होगी। यही माना जाएगा उसने पढ़ रखा है। तुम्हारा मन है MOA पढ़ो ना पढ़ो, हम तो यही मानेंगे कि तुमने पढ़ लिया है। दैट इज डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस। दूसरे शब्दों में ही विल बी प्रिज्यूम टू हैव नॉलेज ऑफ कंटेंट्स ऑफ दोज डॉक्यूमेंट्स एंड टू हैव अंडरस्टूड देम अकॉर्डिंग टू देयर प्रॉपर मीनिंग। ये माना जाएगा कि आपको इन डॉक्यूमेंट्स के कंटेंट की नॉलेज है और आपने इसकी मतलब समझ लिया और इसकी प्रॉपर मीनिंग आपको पता है। दिस काइंड ऑफ प्रिज्यूम्ड नोटिस इज कंस्ट्रक्टिव नोटिस। इस तरीके के जो आप प्रिजम्पशन नोटिस करते हैं उसे कंस्ट्रक्टिव नोटिस कहा जाता है। दिस इज नोन एज डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस। इसे ही हम, ठीक है, डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस कहते हैं। बस आई बिलीव कि आपको डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस समझ में आ गया होगा, और हम में से जिनकी अभी शादी नहीं हुई है वो थोड़े सावधान और सतर्क भी हो गए होंगे। ठीक है, डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस की बात कर रहे हैं तो कंपनी की जो MOA होते हैं और AOA होते हैं, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, ये जो है रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के पास में रजिस्टर्ड किए जाते हैं जब भी कंपनी बनती है। क्योंकि जो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज का ऑफिस है वो पब्लिक ऑफिस है, ऐसे में ये जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं कंपनी के MOA और AOA, ये पब्लिक डॉक्यूमेंट माने जाते हैं। और ये कंपनीज एक्ट की गारंटी देता है कि आप इन डॉक्यूमेंट्स को इंस्पेक्ट कर सकते हैं, देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। ओके, तो इसलिए हर व्यक्ति की जिम्मेदारी होती है कि इन डॉक्यूमेंट्स को, पब्लिक डॉक्यूमेंट्स को वो इंस्पेक्ट करे, यानी कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को पढ़े, समझे, देखे और सब कुछ जानने के बाद में ये देखे, मेक श्योर करे कि वो जो कॉन्ट्रैक्ट कंपनी के साथ कर रहा है वो उस प्रोविज़न के तहत है, उस गाइडलाइन के हिसाब से है। अब पर्सन ने चाहे MOA और AOA पढ़ा हो और चाहे ना पढ़ा हो, दोनों की एक ही स्थिति होती है। यही माना जाएगा कि आपने पढ़ लिया है, ये ऑटोमेटिक लागू हो जाता है। दूसरे शब्दों में ये माना जाएगा कि आपको इन डॉक्यूमेंट्स के कंटेंट की, अंदर के जो मटेरियल है उसकी नॉलेज है और आप इसकी प्रॉपर मीनिंग को अच्छे से समझते हैं। ठीक है, ये जो प्रिज्यूम्ड नोटिस होता है इसे ही कंस्ट्रक्टिव नोटिस कहते हैं और इसे ही डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस कहा जाता है। ठीक है, तो ये हो गया डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस। एक नेगेटिव बात यहाँ से निकल करके आती है कि सोचो कि MOA और AOA मतलब 200 पेज के अगर डॉक्यूमेंट्स हैं और नहीं पढ़ पाया बंदा, नहीं समझ पाया यार, तो तुम तो हर बार जान ही ले लोगे। तो इससे क्या होता था कि कंपनियों ने क्या किया, इसका दुरुपयोग करना शुरू कर दिया। मतलब आउटसाइडर की गलती हमेशा, भाई जैसे लड़की जो है बोल नहीं सकती है, लेकिन अब लड़का जिम्मेदार हो गया क्योंकि उसको ये माना गया कि तुमने सब कुछ चेक कर लिया है। ओके, तो वही चीज़ है, हर बार हर कंपनियां क्या करती थी कि यार तुमने तो MOA और AOA पढ़ा होगा ना, नहीं पढ़ा तो मैं क्या करूँगा, मेरी जिम्मेदारी तुम्हारी जिम्मेदारी, यू शुड स्टडी दैट। तो बेचारा आउटसाइडर सर पकड़ के बैठ जाए कि यार हम तो MOA और AOA पढ़ा ही नहीं था, फंस गए। ठीक है, यहीं पर ही अब आउटसाइडर को बचाने के लिए ही ये रूल लेकर आया गया, डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट यानी जो डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस है वो किसको बचाता है, कंपनी को प्रोटेक्ट करता है, किससे, आउटसाइडर से। ठीक है, यहाँ उल्टा केस है, जो इंडोर मैनेजमेंट है ये आउटसाइडर व्यक्ति को, यानी जो बाहरी व्यक्ति जो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है कंपनी, उसको बचाता है, किससे, कंपनी से, कि हर बार हमरा ही ना उल्लू काटो यार, जो है ना, कई बार तुम भी गलती करते हो। ओके, तो दैट इज डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। अभी इसको हम समझ लेते हैं। अब इसमें दूसरा केस देखिए, सेम वही स्थिति, लड़के की शादी की उम्र है, लड़का लड़की देखने जाता है, लड़की को अकेला छोड़ा जाता है, लड़की और लड़के ने आपस में जो भी थोड़ी बहुत बात की, इस बार जो है लड़की पूछ रही है सवाल को और लड़का जो है सिर्फ स्माइल कर दे रहा है। ओके, यानी कि लड़का बोल नहीं सकता है, फॉर एग्जांपल। ठीक है, अब चूँकि लड़की ने जो है चेक किया हुआ है कि हाँ 2-3 मिनट की बातचीत हुई है, ये आउटसाइडर है। ओके, ये कंपनी है। तो ऐसे में क्या हुआ, अब जो है कुछ समय बाद जो है जब लड़की ससुराल आती है तो वो पाती है कि उसका हस्बैंड तो बोल ही नहीं सकता है। अब वो ससुराल वालों को, यानी आउटसाइडर व्यक्ति अब ससुराल वालों पे दोष लगा रहा है कि आपने ये क्या कर दिया मेरे साथ, आपने तो बताया नहीं आपका लड़का बोल नहीं सकता है। तो
उन्होंने बोला भाई तुम्हें मीटिंग करवाई तो थी, वही वाली स्थिति यहाँ हो गई, अब तुम्हारी जिम्मेदारी थी कि तुम ये चीज़ चेक करो 2-3 मिनट के अंदर में, ठीक है। तो वही बोल रहा है डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। देखिए इंडोर मैनेजमेंट का मतलब होता है अंदरूनी मैनेजमेंट। जैसे अब इसको बड़े टर्म में कंपनी के एस्पेक्ट से समझिए। जैसे मान लीजिए मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन तो आप पढ़ सकते हो, चलो मान लो मैंने पढ़ लिया और मुझे लगा कि जो मेरा कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है वो सही हो रहा है, लेकिन जो आपका मेमोरेंडम आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है उसमें इंटरनल रेगुलेशंस लिखे होते हैं, उसमें ये लिखा हुआ है कि यदि हम बैंक से लोन लेते हैं, ठीक है, 100 करोड़ से ऊपर का अगर लोन होगा तो उस केस में शेयर होल्डर्स के साथ मीटिंग ज़रूरी है। मान लेते हैं 100 करोड़ से ऊपर का लोन या लोन लेने के से पहले शेयर होल्डर्स की मीटिंग होनी ज़रूरी है। यदि वो एक्सेप्ट करते हैं तो फिर हम आगे बढ़ेंगे, वो रिजेक्ट करते हैं तो हम लोन नहीं लेंगे, ऐसा इंटरनल गाइडलाइन में लिखा हुआ है। अब बैंक ने इसको लोन दे दिया 100 करोड़ का, ठीक है, बैंक ने क्या किया, इनको लोन दे दिया। तो भाई बैंक ने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन देखा था, वहाँ कोई गड़बड़ नहीं थी, कॉन्ट्रैक्ट हो गया। लेकिन इनडोर मैनेजमेंट अंदरूनी तौर पर जो शेयर होल्डर्स की मीटिंग होनी थी वो हुई ही नहीं। वो जो डायरेक्टर था उसने कह दिया हाँ हाँ हो गई है। भाई हाँ हाँ हो गई है तुमने कहा है, तो बाहरी व्यक्ति तो नहीं पता है ना, बाहरी बैंक को तो नहीं पता है ना कि तुम्हारे अंदर में तुमने मीटिंग करी है या फिर चाय बिस्किट खा करके तुमने फुर्सत कर ली है। वो हमारी जिम्मेदारी नहीं, वो गलती आपकी है, वो कंपनी की गलती है। कंपनी को मेक श्योर करना चाहिए था कि जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन आपका गाइडलाइन कहता है वो गाइडलाइन फॉलो होनी चाहिए। ऐसे में बैंक यहाँ पर लायबल नहीं होगा, बैंक जिम्मेदार नहीं होगा, कंपनी और कंपनी के डायरेक्टर जिम्मेदार होंगे। ये है इनडोर मैनेजमेंट का फंडा। ओके, द प्रिंसिपल ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस सीक्स टू प्रोटेक्ट द कंपनी अगेंस्ट द आउटसाइडर, है ना। कंस्ट्रक्टिव नोटिस क्या करता है कि कंपनी को बचाता है बाहरियों से, जबकि डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट क्या करता है, बाहरियों को बचाता है कंपनी से। ये बात मैंने आपको समझाई कि क्या कैसे हो रहा है। ओके, तो डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट, इंडोर मैनेजमेंट का मतलब ये ऐसे ही समझ लीजिए कि घर के अंदर का मैनेजमेंट। अंदर का मैनेजमेंट मतलब कंपनी के अंदर घोटाला हो रहा है, यानी कंपनी जिम्मेदार है, बाहरी वाला आदमी बचेगा। डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट में भी स्टेटेड ब्रीफली एज अंडर, a person who deal with the company is deemed to have read and understood the registered public document MOA and AOA to see that his contract with the company is not inconsistent with them। कोई भी व्यक्ति जो कंपनी के साथ डील करता है ये माना जाता है कि उसने MOA और AOA को समझ लिया है और अपना जो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है वो उस मतलब जो है MOA और AOA के साथ में कंसिस्टेंट है, ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट ही इज़ नॉट बाउंड टू इंक्वायर इनटू रेगुलरिटी ऑफ द कंपनी इंटरनल फंक्शनिंग और इंटरनल मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। लेकिन वो कंपनी के इंटरनल फंक्शनिंग को इंटरनल मैनेजमेंट में इंक्वायरी नहीं कर सकता है। मेरी जिम्मेदारी नहीं है कि कंपनी के अंदर में क्या करना है। 5 लोग लगेंगे मीटिंग में, शेयर होल्डर्स लगेंगे सारे के सारे, 51% की वोटिंग से सही होगा, 70% लोगों का वोट चाहिए, ये सब इंटरनल गाइडलाइंस हैं, उसकी इंक्वायरी करना बाहरी व्यक्ति की जिम्मेदारी नहीं होती है। इफ़ हिज कॉन्ट्रैक्ट इज कंसिस्टेंट विद द पब्लिक डॉक्यूमेंट कंपनी इज बाउंड टू सच कॉन्ट्रैक्ट। तो कह रहे हैं कि यदि उसका जो कॉन्ट्रैक्ट है बाहरी व्यक्ति का वो पब्लिक डॉक्यूमेंट MOA और AOA के हिसाब से कंसिस्टेंट है, सही है, तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट के लिए कंपनी जिम्मेदार होगी, बाहरी व्यक्ति जिम्मेदार नहीं होगा। ही विल नॉट बी अफेक्टेड बाय एनी इरेगुलरिटी इन इंटरनल मैनेजमेंट ऑफ कंपनी। कंपनी के इंटरनल मैनेजमेंट में यदि कोई इरेगुलरिटी आई है तो उससे उस बाहरी व्यक्ति के कॉन्ट्रैक्ट पर, बाहरी व्यक्ति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। दिस इज नोन एज डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। यही इंडोर मैनेजमेंट का डॉक्ट्रिन होता है। डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट एक्सेप्शन ऑफ रूल ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस। जो डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट होता है वो एक एक्सेप्शन होता है कंस्ट्रक्टिव नोटिस का। मतलब कंस्ट्रक्टिव नोटिस में क्या है कि हर बार कंपनी बचती रहती है, राइट, कंपनी हर बार बचेगी, बाहरी वाला परेशान होगा। लेकिन उसी में एक एक्सेप्शन आ जाता है, कौन सा, डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट का, कि मतलब यहाँ बाहरी व्यक्ति बच रहा है और कंपनी फंस रही है। देयरफॉर डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट प्रोटेक्ट्स आउटसाइडर्स। डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट बाहरी व्यक्ति को बचाता है जो कंपनी के साथ डील करते हैं, जबकि डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस जो है इनसाइडर यानी कि कंपनी खुद को बचाता है बाहरी लोगों से। ठीक है, कन्फ्यूजन मत पालिए, बहुत अच्छे एग्जाम्पल के साथ में हर चीज़ समझाई हुई है। डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट का जो एग्जाम्पल सामने आता है वो आता है, केस है रॉयल ब्रिटिश बैंक वर्सेस तुर्कैंड, है ना, रॉयल ब्रिटिश बैंक वर्सेस तुर्कैंड का केस था। उसमें जो है डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट जो है पहली बार सामने आता है। समझ लेते हैं इस केस को।
फैक्ट ऑफ केसेस, देखिए हम चाहें तो इस केस को छोड़ भी सकते हैं, लेकिन क्या होता है ना कि इस केस को पढ़ते हैं कहानी जैसे होते हैं तो चीज़ें थोड़ा बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाती है। क्योंकि जब आप ध्यान रखिएगा, अगर आप 1000 शब्द पढ़ेंगे तो हार्डली 100 याद रखेंगे, जब आप 100 पढ़ेंगे ना 10 याद रखेंगे, और भाई ना 10 पढ़ के गए हो तो बस 1 याद रहता है। तो बेहतर है कि हम 1000 वर्ड पढ़ें, कम से कम 100 तो दिमाग में टिके रहें, ठीक है। तो देखिए इंडोर मैनेजमेंट में डायरेक्टर्स ऑफ कंपनी रॉयल ब्रिटिश बैंक बारोड सम ऑफ मनी फ्रॉम टर्कैंड एंड इशूड अ बॉन्ड टू हिम, ठीक है। तो यहाँ क्या हुआ कि रॉयल ब्रिटिश बैंक कंपनी के जो डायरेक्टर्स थे उन्होंने क्या किया, इस कंपनी से जिसका नाम टर्कैंड था उससे पैसे उधार लिए और बदले में इनको बॉन्ड इशू करके दे दिया। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ कंपनी प्रोवाइडेड दैट द डायरेक्टर माइट बारो ऑन बॉन्ड such sum as may be from time to time be expressly authorized by the resolution of shareholders। जो ये रॉयल ब्रिटिश बैंक है उसका आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन कहता है कि कंपनी के डायरेक्टर बॉन्ड इशू करके पैसा उधार ले सकते हैं, लेकिन उस उधारी को अथराइज किया जाना चाहिए किसके द्वारा, शेयर होल्डर्स के रेजोल्यूशन के द्वारा। शेयर होल्डर्स क्लेम दैट देयर हैड बीन नो सच रेजोल्यूशन अथराइजिंग द लोन। शेयर होल्डर्स ने बाद में कहा कि भैया ऐसी कोई मीटिंग नहीं हुई थी जहां पर इस लोन को हमसे अथराइज करवाया गया हो, कोई रेजोल्यूशन पास किया गया हो। द कंपनी हाउएवर वाज हेल्ड बाउंड बाय द लोन बिकॉज टर्कैंड हैड द राइट टू एज्यूम दैट द नेसेसरी रेजोल्यूशन मस्ट हैव बीन पास्ड। अब क्या हुआ, ऐसे में ये जो है मतलब रॉयल ब्रिटिश बैंक ने जो उधार लिया है, जो लोन लिया है, इसको वापस करेगा कि नहीं वापस करेगा। देखो इस कंपनी ने तो, ये जो टर्कैंड कंपनी है इसने इनको लोन दे रखा है, तो ये तो अब शेयर होल्डर्स ने कहा कि ऐसे लोन की हमसे बातें नहीं, तो हम जिम्मेदार नहीं होंगे। लेकिन फिर भी लायबिलिटी लोन देने की इस रॉयल ब्रिटिश बैंक की बनेगी। क्यों बनेगी, क्योंकि गलती रॉयल ब्रिटिश बैंक की है। भाई टर्कैंड जो कंपनी है इसको क्या पता कि तुमने इंटरनली जो है शेयर होल्डर्स से परमिशन ली है कि नहीं ली है, उसे नहीं पता अंदर तौर पे क्या चलता है। तुमने लोन मांगा, हमने लोन दिया, इंटरनली जो तुम्हारा गाइडलाइन है वो तुम्हारी जिम्मेदारी है। तो वही बोल रहे हैं कि जो कंपनी थी रॉयल ब्रिटिश बैंक, उसको बाउंड किया गया कि नहीं ये लोन तो बेटा तुमको भरना ही पड़ेगा, क्योंकि जो ये कंपनी है टर्कैंड, उसको अधिकार है कि वो एज्यूम कर ले कि जो नेसेसरी रेजोल्यूशन था उसको तुमने पास किया होगा, ये तुम कर पाए होगे। ओके, इन इंडिया इन केस ऑफ लक्ष्मी रतन कॉटन मिल्स कंपनी लिमिटेड वर्सेस जेके जूट्स मिल लिमिटेड कंपनी, द प्लेंटिफ हैड सूड द डिफेंडेंट कंपनी इन रिस्पेक्ट ऑफ लोन वेयर द डिफेंडेंट टुक द प्ली दैट ट्रांजेक्शन वाज नॉट बाइंडिंग एज देयर वाज नो रेजोल्यूशन बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इन टू दिस इफेक्ट। देखिए ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, एक दो कंपनियां हैं, ये पहली लक्ष्मी रतन कॉटन मिल्स कंपनी लिमिटेड और दूसरी जेके जूट्स मिल लिमिटेड। इन्होंने मतलब इसमें जो एक प्लेंटिफ मतलब जो फरियादी है और जो दूसरा डिफेंडेंट जिसके ऊपर केस किया गया है, तो यहाँ क्या हुआ कि एक ने दूसरे को उधार दे रखा था, लेकिन जिसने उधार दे रखा था उसने जो है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से कोई रेजोल्यूशन नहीं पास करवाया था। तो ये उन्होंने कहा कि हमारे ऊपर बाइंडिंग नहीं होगी, समझ रहे हैं, क्योंकि लोन लेने से पहले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से अप्रूवल लेने की जरूरत थी। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से कोई रेजोल्यूशन नहीं पास करवाया गया, तो ऐसे में लोन हमारे ऊपर बाइंडिंग नहीं है। लेकिन जो कोर्ट है उसने कहा ना भैया ना, ऐसे नहीं हो सकता है, बोर्ड का रेजोल्यूशन, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से रेजोल्यूशन पास करवाना तुम्हारी जिम्मेदारी थी, उस कंपनी की जिम्मेदारी नहीं है जिसने आपको लोन दे रखा है। तो ऐसे में सारा का सारा पैसा भरोगे नहीं तो ठीक नहीं होगा, ठीक है। तो कोर्ट ने ये कहा, इफ़ इट इज़ फाउंड दैट द ट्रांजेक्शन ऑफ लोन इनटू व्हिच द क्रेडिटर इज एंटरिंग इज नॉट बार्टेड बाई चार्टर ऑफ द कंपनी or its article of association could be entered into on behalf of company by person negotiating it, then he is entitled to presume that all formalities required in connection of देयर विथ हैव बीन कंपाइल्ड विथ। मतलब यही कहना है कि अगर ये देखा जाए कि जो कंपनी का चार्टर है वो मना नहीं करता है कि ऐसा लोन लेने से, या कंपनी का आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन लोन लेने से मना नहीं करता है, तो कंपनी लोन ले सकती है। और ये माना जाएगा कि लोन लेने से पहले जो भी फॉर्मेलिटीज़ रिक्वायर्ड थी वो सारी की सारी फॉर्मेलिटीज़ आपने पूरी कर रखी होंगी। जैसे गाड़ी चलाने से पहले अगर ये माना जाता है कि आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, आपके पास पोल्यूशन सर्टिफिकेट होना चाहिए, तो ये सारी प्रिजम्पशन है, तो कोई ये अंदर का जो है एजम्पशन लेकर के नहीं चलेगा, वो आपकी जिम्मेदारी होगी, हमने आपके साथ अगर डील किया हुआ है। एक्सेप्शन की भी बात होगी। डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट हैज़ द फॉलोइंग एक्सेप्शन। तो नॉलेज ऑफ इंटरनल इरेगुलरिटी, when a person dealing with the company has actual knowledge of internal irregularity of the company, he is not entitled to claim protection in this doctrine because could have taken measure to self protection। बोल रहे हैं कि अगर इंटरनल इरेगुलरिटी को तुमको आइडिया है, नॉलेज है, तो तुमको इंडोर मैनेजमेंट के तहत हम सुरक्षा नहीं देंगे, तुम्हें अपने आप को बचाने के लिए कुछ ना कुछ कदम उठाने चाहिए थे। जब मुझे पता है
कि कंपनी लोन ले रही है, अंदर में रेजोल्यूशन पास होना है, लेकिन मुझे किसी ने इन्फॉर्म किया कि रेजोल्यूशन नहीं पास हुआ है, कोई रेजोल्यूशन आया नहीं है, मुझे इस बात की जानकारी मिल चुकी है कि रेजोल्यूशन नहीं पास हुआ है, तो अब मुझे लोन नहीं देना चाहिए। समझे बात को, क्योंकि मुझे इंटरनल इरेगुलरिटी की नॉलेज है। तो ऐसे में मुझे डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट मुझे बचाएगा नहीं। एक्ट्स आउटसाइड अपेरेंट अथॉरिटी ऑफ एन ऑफिसर ऑफ द कंपनी। फाइनली, इफ एन ऑफिसर ऑफ द कंपनी मेक्स अ कॉन्ट्रैक्ट विद द आउटसाइडर एंड द इफ एक्ट ऑफ ऑफिसर फॉल्स आउटसाइड द अपेरेंट अथॉरिटी ऑफ एन ऑफिसर, द कंपनी इज नॉट बाउंड बाई सच कॉन्ट्रैक्ट। तो बोल रहे हैं कि अगर कोई कंपनी का ऑफिसर है, वो किसी बाहरी व्यक्ति से कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है, लेकिन जो कॉन्ट्रैक्ट उसने किया है वो उसकी अथॉरिटी के बाहर है, जितनी उसकी अथॉरिटी उसके बाहर है। जैसे जीएसटी वाला कोई ऑफिसर है, उसको जीएसटी नंबर इशू करने की अथॉरिटी नहीं है, लेकिन उसने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, नहीं मैं तुमको जीएसटी नंबर असाइन कर दूंगा। तो ऐसे में जो जीएसटी कंपनी है वो कंपनी जिम्मेदार नहीं होगी, जो वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है ऑफिसर, जो अपने पावर के बाहर जा करके काम कर रहा है, उस काम के लिए वो व्यक्ति जिम्मेदार होगा, ना कि वो कंपनी जिम्मेदार होगी। तो ये हो गई बातें फ्रेंड जो है डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। सबसे सरल पेपर होता है, अच्छा मार्क्स फेच करके आपको देता है, वन लाइनर क्वेश्चंस बहुत आते हैं, तो नॉट टू वरी, एक बार वॉक थ्रू कर लीजिए वीडियोज़ का, काम आपका हो जाएगा। एक बीएफएम छोड़ दीजिए, बीएफएम में दाल नहीं गल पा रही है, बाकी के 4 पेपर अगर आप मेरा वीडियोज देख करके सीरियसली जाते हैं तो पास होना 50+ इज़ ओके, ईजी है ना। बीएफएम में दाल नहीं गल पा रही, पता नहीं ये खास करके फॉरेन एक्सचेंज इतना बाहर से उठा करके रख रहे हैं कि वो समझ के बाहर चला जा रहा है, कि जो मैकमिलन के बियॉन्ड चले जाते हैं, वो कहीं से भी केस स्टडी उठा करके लाते हैं, समझ में नहीं आता कि क्या चाहते हैं। डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट की अगर हम बात करें तो जो कंस्ट्रक्टिव नोटिस होता है वो कंपनी को आउटसाइडर से बचाता है, जबकि इंडोर मैनेजमेंट का जो डॉक्ट्रिन होता है वो आउटसाइडर को कंपनी से बचाता है। ठीक है, डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट को अगर हम समझना चाहें तो कंपनी किसी व्यक्ति के साथ, अगर कोई व्यक्ति किसी कंपनी के साथ डील करता है तो ये माना जाता है कि उसने एमओए और एओए को समझ लिया है और उसका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो इसके साथ में सही है, इन मतलब गड़बड़ नहीं है। ऐसे में वो किसी भी तरीके की इंटरनल जो फंक्शनिंग है कंपनी की या इंटरनल मैनेजमेंट है कंपनी का, उसमें इंक्वायरी नहीं कर सकता, वो उसकी पावर में नहीं होता है। अगर उसका कॉन्ट्रैक्ट जो है पब्लिक डॉक्यूमेंट एमओए और एओए के साथ कंसिस्टेंट है, सही है, तो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट कंपनी के ऊपर ऑटोमेटिकली लागू होगा। इंटरनल इरेगुलरिटी के लिए कोई भी व्यक्ति खुद जिम्मेदार नहीं होता है, कंपनी खुद जिम्मेदार होती है, व्यक्ति नहीं होगा, आउटसाइडर नहीं होगा। इसे ही डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट कहते हैं। तो डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट एक एक्सेप्शन है डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव रूल का। डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट में जो आउटसाइडर होते हैं उनको प्रोटेक्ट किया जाता है कंपनी से, जबकि डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस में जो कंपनी है इनसाइडर होते हैं उनको आउटसाइडर से बचाया जाता है, कंपनी को बचाया जाता है। इसका जो पहला केस आया था वो रॉयल ब्रिटिश बैंक वर्सेस टरकैंड के केस में आया था। तो रॉयल ब्रिटिश बैंक ने क्या किया, पैसे उधार लिए इस कंपनी से टरकैंड नाम की और उसको बॉन्ड इशू कर दिया। अब गाइडलाइन के हिसाब से कंपनी, यानी कि जो ये रॉयल ब्रिटिश बैंक की गाइडलाइन के हिसाब से एमओए एओए के हिसाब से आप लोन ले सकते हैं, बॉन्ड इशू करिए, लोन लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ऐसा लोन लेने से पहले आपको शेयर होल्डर से रेजोल्यूशन पास करवाना पड़ता है, अथराइज करवाना पड़ता है। बाद में शेयर होल्डर्स ने कहा कि हमारे साथ तो कोई डिस्कशन हुआ ही नहीं, कोई रेजोल्यूशन अथराइज करने का पास ही नहीं हुआ है। तो अब ये जो लोन है ये तो अल्ट्रा वायर्स हो गया एक तरीके से, लेकिन ये लोन जो है उस कंपनी के ऊपर, जो रॉयल ब्रिटिश बैंक है उसके ऊपर लागू हुआ, बाउंड हुआ। क्यों? क्योंकि ये जो टरकैंड कंपनी है ये एज्यूम करके चल सकती है भाई कि जो भी नेसेसरी स्टेप्स हैं वो आपने खुद लिए होंगे, नेसेसरी रेजोल्यूशन आपने पास किया होगा, तभी ये संभव हुआ होगा। ठीक है, फिर आता है दूसरा हमारे देश का केस, जिसमें है लक्ष्मी रतन कॉटन मिल्स कंपनी लिमिटेड और जेके जूट्स मिल कंपनी लिमिटेड। इसमें क्या हुआ कि एक कंपनी ने दूसरी कंपनी को लोन दिया था, लेकिन बाद में उन्होंने कहा कि चूंकि हमने लोन लिया तो है लेकिन हमने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से रेजोल्यूशन नहीं पास करवाया था, तो ऐसे में ये ट्रांजैक्शन, ये लोन हमारे ऊपर लागू नहीं होता। लेकिन कोर्ट ने कहा कि अगर तुम्हारी कंपनी का चार्टर या एओए मना नहीं करता लोन लेने से, तो अगर आपने लोन लिया है तो ये मान कर चला जाएगा, ये प्रिजम्पशन होगी कि आपने सारी फॉर्मेलिटी पूरी कर दी होगी लोन लेने से पहले। ओके, उसके बाद में एक्सेप्शन की बात करें तो कुछ जगहों पर डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट नहीं लागू होता। जैसे अगर आपको नॉलेज है इंटरनल इरेगुलरिटी के बारे में कि कंपनी में गड़बड़ हो रही है, तो अगर आपको नॉलेज है इरेगुलरिटी के बारे में, तो ऐसे में आपको अपने आप को बचाने के लिए कुछ ना कुछ स्टेप्स लेने होंगे, तो वहाँ पर ये डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट आपको बचाएगा नहीं। ठीक उसी तरीके से अगर कोई ऑफिसर है वो कंपनी में जितनी उसकी अथॉरिटी उससे बियॉन्ड जा करके काम करता है, तो उस केस में कंपनी जिम्मेदार नहीं होगी। ऐसे कॉन्ट्रैक्ट के लिए उस ऑफिसर की ही जिम्मेदारी होगी कि वो उस कॉन्ट्रैक्ट को हैंडल करे। जैसे मैंने आपको बताया कि जीएसटी में कोई अधिकारी काम कर रहा है,
जीएसटी जो है नंबर अलॉट करना उसके जो है अथॉरिटी नहीं है, लेकिन उसने बाहरी व्यक्ति से कहा 20,000 रुपये दो, हम तुमको जीएसटी नंबर दे देंगे। तो ऐसे में जीएसटी काउंसिल जिम्मेदार नहीं होंगी, वो व्यक्ति विशेष जिम्मेदार होगा, वो ऑफिसर विशेष जिम्मेदार होगा। ठीक है, तो बस इसी के साथ फ्रेंड्स लेक्चर खत्म होता है। होप है आपको पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच।